हेलो दोस्तों, नमस्कार। संतोषी आईएएस में आप सभी का स्वागत है। हमारा डेली की तरह रिवीजन चलता है। ये पार्ट 18 है रिवीजन का। चलिए हम यहाँ पर देख लेते हैं आज कौन कौन सा टॉपिक हम लाए हैं। हमारा डेली एनसीईआरटी और घटना चक्र दोनों का मिक्स आपका रिवीजन चलता है। तो आज एनसीईआरटी के ज़्यादा फैक्ट आपको रखे गए हैं। जैसे गुप्ता, आज गुप्ता पीरियड के बारे में लगभग जितने भी किंग हुए हैं आज उनके बारे में सिर्फ है, ठीक है। इसके बाद कल भी गुप्ता पीरियड के बारे में आएगा, तो उनकी राज व्यवस्था, प्रशासन, ये सब के बारे में कल पूरा कर दिया जाएगा, ठीक है। तो देखिए, गुप्ता पीरियड के बाद आपका आज सेकंड सब्जेक्ट क्या है? सेकंड सब्जेक्ट आपका इन्वायरमेंट है। तो इन्वायरमेंट से आज क्वेश्चन बने हैं, ठीक है। इसके बाद हम आपका एनसीईआरटी थोड़ा सा थ्योरी देखते हैं, कितना देख लेंगे। इसके आपका ये क्वेश्चन आंसर हम करवा देंगे, ठीक है। जिस जो भी आपका वहाँ पर थ्योरी पढ़ेंगे उसका क्वेश्चन आंसर यहाँ पर आपका होगा, और वो क्वेश्चन आंसर सब कुछ पेपर में आए हुए होंगे, चाहे आईएएस हो चाहे पीसीएस हो, ठीक है। इसके बाद आज आपके लिए थोड़ा सा मोटिवेशनल कोट्स भी ना, देखिए ये आपका उसका क्वेश्चन है, ठीक है। ये इन्वायरमेंट का, तो दोनों का क्वेश्चन भी करवा देंगे। आज आपके लिए एक मोटिवेशन कोट्स लाए हैं, ताकि आप थोड़ा सा एनर्जी फील कर सकें। देखिए, हमारी सबसे बड़ी महिमा ना गिरने में नहीं है, बल्कि हर बार गिरकर उठने में है। जो लोग कहते हैं हम कभी हारे नहीं हैं, ठीक है, वो जान लीजिए वो मेहनत किए ही नहीं है, ठीक है। जो बार बार हारता है इसके बाद जीतता है, उसमें ज़्यादा मज़ा आता है, ठीक है। उसकी जीत में ज़्यादा मज़ा है, ठीक है। और जो सिर्फ एक ही बार में जीत गया है वो, उसमें वो मज़ा नहीं है, ठीक है। तो याद रखिए, अगर आप बार बार हार रहे हैं तो जान लीजिए वो भी आपकी डायरी में लिखी जा रही है, तो आप बता भी सकेंगे भविष्य में कि हम कितनी बार हारे हैं, ठीक है। तो ये एक पॉजिटिव वे में लेके चलिए। जैसे कुछ लोग बार बार हारते हैं तो वो टूट जाते हैं, तो ऐसा नहीं, वो भी अपनी डायरी में इंक्लूड करिए कि हमने इतनी बार हार के इतनी तब जीता है, ठीक है। कोई मजाक नहीं है, ठीक है। तो चलते हैं अपने टॉपिक पर, कहाँ पे क्या है। तो हमारा टॉपिक क्या है? गुप्ता पीरियड कब से कब माना जाता है? गुप्ता पीरियड 319 से 500 ईसवी के बीच में माना जाता है। 319 से 519, 500 ईसा के इसी के बीच में माना जाता है। अब देखिए यहाँ पर क्या है, ये गुप्ता पीरियड किस धर्म के अनुयायी थे? तो ये वैष्णव धर्म के अनुयायी थे, ठीक है। याद रखिएगा, ये भी पूछ सकता है कि ये किस धर्म के अनुयायी थे? वैष्णव धर्म के। और गुप्ता आरंभिक राज्य उत्तर प्रदेश और बिहार में था। जो इनका प्रारंभ में राज्य था, ये कहाँ था? उत्तर प्रदेश और बिहार में था गुप्ता पीरियड, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर गुप्त संभवतः कुषाणों के संबंध थे। जैसे क्या होता था कि कोई वंश चल रहा है, कोई किंगडम चल रहा है, तो उसका जब पतन होता रहता था तो लास्ट में जब जो जैसे उसका राजा का पतन हो गया तो मंत्री है, तो मंत्री ने मान लीजिए राजा को मार दिया, या वो कमज़ोर हो गया तो मंत्री आपका बन गया, उस वहाँ पर बन गया। तो क्या हुआ, मंत्री अपना नया वो किंगडम स्टार्ट कर दिया। तो ये होता था। तो ये किसके सामंत थे? गुप्ता कुषाणों के सामंत थे। अब देखिए संस्थापक कौन थे? श्री गुप्त 240 से 280 के ईसा के में थे ये, और ये श्री गुप्त इसके आपके संस्थापक थे। अब देखिए, गुप्तकालीन वैष्णव अवशेष देवघर का दशावतार मंदिर, आप यही पढ़े होंगे कि देवघर का दशावतार मंदिर किस किंगडम से संबंधित है, किस वंश से संबंधित है? तो आप गुप्ता पीरियड पढ़ते होंगे। लेकिन याद रखिएगा, ये तो आपको है, ये भी याद रखिएगा कि देवघर का दशावतार मंदिर किस नदी के तट पर है? बेतवा नदी के तट पर। ये कहीं नहीं मिलेगा आपको, ठीक है। किस नदी के तट पर? बेतवा नदी के तट पर। अब यहाँ देखिए,
गुप्त साम्राज्य का उदय प्रयाग के निकट कौशाम्बी में हुआ। तो जैसे आप पेपर देने जा रहे हैं तो एक बार में इसको इतना पढ़ लीजिए, ठीक है। तो आपको क्या हो जाएगा, मतलब जल्दी जल्दी रिकॉल हो जाएगा। इस पीडीएफ को आप डाउनलोड करके रख लिया करिए, ठीक है। टेलीग्राम या मेरा मतलब ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर आपको हमेशा पीडीएफ पड़ा ही रहेगा। चाहे डाउनलोड करिए, चाहे वहीं से कभी भी पढ़ने का मन करे पढ़ लिया करिए। अब देखिए यहाँ पर चंद्रगुप्त फर्स्ट के बारे में, ठीक है, क्योंकि यही वास्तविक संस्थापक। 319 क्या है, यही देखिए वहाँ भी 319 लिखा गया है और यहाँ भी, क्योंकि वास्तविक रूप से अगर गुप्ता पीरियड स्टार्ट हुआ तो गुप्ता पीरियड यहीं से शुरू हुआ, चंद्रगुप्त फर्स्ट से ही। अब यहाँ पर है गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक। ये पेपर में पूछा जाता है कि गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक कौन था, तो चंद्रगुप्त था। अगर यही खाली पूछ ले कि गुप्त वंश का संस्थापक कौन था, तो श्री गुप्त लगाएंगे, ठीक है। प्रथम महान शासक यही था। गुप्त संवत की शुरुआत किसने की, तो चंद्रगुप्त फर्स्ट ने की। तो गुप्त संवत की शुरुआत चंद्रगुप्त फर्स्ट ने की। सिक्कों पर कुमार देवी का नाम रखा, मतलब इस जो चंद्रगुप्त फर्स्ट के सिक्के जो उस समय स्टार्ट हुए तो वहाँ पर वो कुमार देवी के नाम पर सिक्के। लिच्छवी राजकुमारी कुमार देवी से विवाह भी उनका हुआ था, चंद्रगुप्त फर्स्ट का, ठीक है। किससे, कुमार देवी से विवाह भी हुआ था। और महाधिराज की उपाधि किसने, देखिए वहाँ दो ऑप्शन देगा, चंद्रगुप्त फर्स्ट देगा, चंद्रगुप्त द्वितीय देगा और एक चंद्रगुप्त मौर्य देगा, ये तीनों ऑप्शन देता है। तो आप किसको, महाधिराज ही लिखा गया है। तो महाधिराज की उपाधि किसने मतलब धारण की चंद्रगुप्त फर्स्ट ने धारण किए, याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट है। जो जो बता रहा हूँ इम्पोर्टेंट, वो जिसे ये वाला महाधिराज वाला इम्पोर्टेंट है। ये वास्तविक संस्थापक कौन था, ये इम्पोर्टेंट है, ठीक है। गुप्त संवत की शुरुआत किसने की, ये इम्पोर्टेंट है। अब देखिए ऐसे डायग्राम में पढ़ने में आपको थोड़ा सा आसानी रहेगी, इसीलिए मैं ये बना लेता हूँ। समुद्रगुप्त से श्रीलंकाई शासक। अब देखिए समुद्रगुप्त के बारे में पूछा गया है तो ये पहले मैं इसको बता दिया। देखिए श्रीलंकाई शासक मेघवर्मन ने गया में बौद्ध मठ बनाने की अनुमति मांगी थी। तो समुद्रगुप्त के बारे में यहाँ चल रहा है, ठीक है। तो समुद्रगुप्त ने श्रीलंकाई शासक में से श्रीलंकाई शासक मेघवर्मन था, उसने कहा कि प्लीज हमको बौद्ध मठ बनाने की अनुमति दिया जाए। कहाँ पर, गया में दिया जाए, ठीक है। ये आपका एक फैक्ट हुआ। और देखिए यहाँ पर ये पराक्रमक उपाधि धारण की, ठीक है, ठीक है। तो इतना याद रखेंगे कि ये इसने पराक्रमांक, ये बिंदी भी है, ठीक है। पराक्रमांक की उपाधि किसने धारण किया, तो समुद्रगुप्त ने धारण किया। परम भागवत की उपाधि किसने धारण किया, समुद्रगुप्त। पृथ्व्या की उपाधि किसने ये क्वेश्चन आपके पीसीएस में आया था, पृथ्व्या। तो क्या हुआ था वहाँ पर, लोक सेवा आयोग ने इसको हटा दिया था। पृथ्व्या मतलब क्या होता है, जो पूरे संसार में, जो पूरे पृथ्वी पर विजय प्राप्त कर लिया हो या जिसका कोई दुश्मन ना हो, उसको पृथ्व्या कहा जाता था। तो उसको समुद्रगुप्त, ऐसे ना, समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। तो नेपोलियन भी मतलब ऐसा माना जाता है कि आधी पृथ्वी पर वो पूरा कब्जा कर लिया था। तो वैसे होता है आपका कि समुद्रगुप्त को पृथ्व्या कहा गया था। ये क्वेश्चन आया था लेकिन लोक सेवा आयोग ने इसको हटा दिया था, ठीक है। ये 8 प्रकार के सोने के सिक्के चलाए गए, ठीक है। 8 प्रकार के सोने के सिक्के चलाए गए। जो सोने के सिक्के गुप्त काल में चलाए गए उनको दिनार कहा जाता था, ठीक है। क्या कहा जाता था, दिनार कहा जाता था। विष्णु का उपासक था कौन, समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त कौन था, विष्णु का उपासक था। कविराज की उपाधि इसने धारण की थी, समुद्रगुप्त ने कविराज की उपाधि धारण की थी। और सिक्कों पर बीड़ा बजाते हुए दिखाया गया है, किसको, समुद्रगुप्त को। तो ये सब याद रखिएगा, ठीक है, क्योंकि इम्पोर्टेंट है। इतनी चीज़ समुद्रगुप्त के बारे में बहुत बार पूछा जाता है। बौद्ध विद्वान वासुबंधु को संरक्षण दिया था समुद्रगुप्त ने, किसको, वसुबंधु को। ये कहीं मिलेगा नहीं फैक्ट आपको घटना चक्र में, लेकिन ये आपको खोज खोज के लेकर आए हैं हर जगह से,
ठीक है। तो वसुबंध को संरक्षण दिया गया था, बौद्ध विद्वान वसुबंध को संरक्षण दिया गया था। अब देखिए, इसने दक्षिणा पक्ष राजाओं के प्रति ग्रह मोक्ष अनुग्रह की नीति अपनाई। ये पेपर में पूछा गया था आपके कि किसने दक्षिणा पक्ष के राजाओं के प्रति ग्रह ग्रहण मोक्ष अनुग्रह की नीति अपनाई। ठीक है, थोड़ा सा संस्कृत वाला, ग्रहण मोक्षानुग्रह की नीति। अब ये क्या होता है, देखिए, जो दक्षिण भारत के राजा थे उन पर इसने विजय प्राप्त कर ली थी। किसने? समुद्रगुप्त ने। लेकिन समुद्रगुप्त को फिर दया वया आई, फिर उनको सबको उनका राज्य वापस लौटा दिया गया और क्या किया गया, मतलब उनको क्षमा कर दिया गया, कुछ भी मतलब, इसीलिए इसको ग्रहण मोक्ष अनुग्रह कहा गया। ठीक है, तो उनका राज्य वापस लौटा के उनको स्वतंत्र कर दिया गया। फिर जीता, फिर स्वतंत्र कर दिया। तो ये ऐसा बोला जाता है। तो बोला जाता है किसने ग्रहण मोक्ष अनुग्रह की नीति अपनाई? समुद्रगुप्त ने। अब देखिए, प्रयाग प्रशस्ति के बारे में किसका? समुद्रगुप्त से रिलेटेड है, चंपू शैली में लिखित है। अगर ये भी पूछ ले कि प्रयाग प्रशस्ति किससे रिलेट किस शैली में है, तो चंपू शैली में। अब देखिए, भारत का नेपोलियन, ठीक है, तो ये याद रखिएगा, समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। देखिए, प्रयाग प्रशस्ति के बारे में कई लोग का नाम आता है। इसमें नाम आता है अशोक का भी, आपका इसमें अकबर का भी, जहांगीर का भी, ठीक है, हरिशेर का भी नाम आता है। तो कोई भी नाम आएगा इस सब में आप लगाएंगे। ठीक है, जैसे जहांगीर का भी, मतलब जहांगीर ने भी इसमें उल्लेख करवाया था कुछ। अकबर ने कौशाम्बी से इलाहाबाद में इसको शिफ्ट करवाया था। ठीक है, प्रयाग प्रशस्त को। और हरिशेर ही ये इस पर उल्लिखित किया था। हरिशेर कौन थे? गुप्त के सचिव थे। ठीक है, जैसे आज सचिव होते हैं, मोदी जी के सचिव होते हैं, ऐसे समुद्रगुप्त के सचिव हरिशेर थे। तो इसमें कई मतलब नाम, अशोक का भी इसमें नाम आता है। ठीक है, तो ये प्रयाग प्रशस्ति बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रयाग प्रशस्ति में लिच्छवी दैहित्र कहा गया है किसको? समुद्रगुप्त को। तो प्रयाग प्रशस्ति में समुद्रगुप्त को क्या क्या कहा? लिच्छवी दैहित्र कहा गया है। इतना आपको समुद्रगुप्त के बारे में याद रखना है। ठीक है, अब देखिए, इतना आप पढ़ लेंगे तो आधा किताब तो आप वही से पढ़ लिए, सिर्फ इतने में ही। अब देखिए, चंद्रगुप्त द्वितीय, ठीक है, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। इसने क्या किया था? अपने रामगुप्त जो बड़े भाई थे उनकी हत्या करके ये सिंहासन पर बैठा। रामगुप्त कौन थे? समुद्रगुप्त का बेटा था। उसकी हत्या करके, ये भी पूछा जाता है कौन सा ऐसा गुप्त शासक था जो अपने भाई की हत्या करके सिंहासन पर बैठा, तो वो चंद्रगुप्त द्वितीय था। अब देखिए, देवी चंद्रगुप्त नाटक में चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में जानकारी मिलती है। किसमें? देवी चंद्रगुप्त नाटक में सबसे ज़्यादा चंद्रगुप्त के बारे में ये पूछा जाता है कि चंद्रगुप्त द्वितीय के कवि कौन थे। ठीक है, इनके कवि बहुत बार पूछा जाता है क्योंकि इनके कवि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो इनके दरबारी कवि कौन है? कालिदास। ये तो बार बार पूछा गया, कालिदास इनके दरबारी। धनवंतरी, धनवंतरी भी ये इनके ही कवि हैं, मतलब इनके दरबार के। इसके बाद छपड़क, छपड़क याद रखिएगा। अमर सिंह, शंकु, बेताल भट्ट, ठीक है, घट करपर, घट करपर, बारह मिहिर, देखिए ये महान थे। कालिदास, धनवंतरी, ये सब महान थे। किसके दरबार में थे? चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में थे। और बररुचि थे, बररुचि भी थे। तो इतना या मतलब कोई भी पूछ सकता है आपसे कि ये किसके दरबार में थे, शंकु किसके दरबार में थे, तो ये चंद्रगुप्त द्वितीय। ये सब आपको कहीं नहीं मिलेगा इतना पूरा। ठीक है, धन्वंतरी किसके दरबार में थे? चंद्रगुप्त द्वितीय के। शंकु चंद्रगुप्त, घट पकर पर चंद्रगुप्त द्वितीय, बर्रुच चंद्रगुप्त द्वितीय के। तो ये सब याद रखिएगा। अब देखिए, उपाधियाँ चंद्रगुप्त द्वितीय ने विक्रमादित्य और सकार की उपाधि धारण की थी। सकार की क्यों उपाधि धारण की थी? क्योंकि शकों पर विजय के उपलक्ष्य में इन्होंने सकारी पर उपलब्धि धारण की थी। ठीक है, फाहियान इनके दरबार में आया, चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में फाहियान आया। ठीक है, हुएनसांग और फाहियान दो पूछा जाता है। हुएनसांग हर्षवर्धन के काल में आया, फाहियान इनके दरबार में आया। मेहरौली में जो लौह स्तंभ है, मेहरौली दिल्ली में देखेंगे एक लौह स्तंभ, उसमें कोई मतलब जंग नहीं लगता। ठीक है, वो जंग रहित है। ठीक है, जो आप केमिस्ट्री में पढ़ते होंगे
कि जंग लगने से लोहे का भार बढ़ता है। हाँ, जंग लगने से लोहे का भार बढ़ता है, जब जंग लग गया तो उसका भार बढ़ेगा ही। ठीक है, तो ये मेहरौली में लौह स्तंभ है, उसी में वो किससे रिलेटेड है, चंद्रगुप्त द्वितीय से संबंधित है। अब देखिए, देवगुप्त या देवश्री नाम भी मिलता है किसमें, चंद्रगुप्त का। तो चंद्रगुप्त का देवगुप्त या देवश्री भी नाम मिलता है। शकों पर विजय के उपलक्ष्य में चांदी के सिक्के चलाए, पहला गुप्त शासक जितने जिसने रजत सिक्के जारी किए, रजत मतलब चांदी के सिक्के। तो पहला गुप्त शासक कौन था जिसने रजत सिक्के जारी किए, चंद्रगुप्त द्वितीय। तो इतना आप चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में याद रखेंगे, इससे ज़्यादा कुछ नहीं आएगा आपका। अब देखिए कुमारगुप्त, ये सीक्वेंस भी याद रखिए, पहले कौन आया, तो पहले श्रीगुप्त आए। ठीक है, श्रीगुप्त यहाँ है, इसके बाद चंद्रगुप्त फर्स्ट, तो फर्स्ट पहले आएंगे, इसके बाद समुद्रगुप्त आएंगे, चंद्रगुप्त फर्स्ट के बाद समुद्रगुप्त, तब इन्हीं के बेटे को, समुद्रगुप्त के बेटे को मार के चंद्रगुप्त द्वितीय सिंहासन पर बैठा था। तो समुद्रगुप्त के बाद चंद्रगुप्त द्वितीय, चंद्रगुप्त द्वितीय के बाद कुमार, लास्ट में आपका स्कंदगुप्त आएंगे। ठीक है, ये सीक्वेंस याद रखिएगा, कभी कभी सीक्वेंस भी क्वेश्चन आ जाता है। अब देखिए इनके बारे में क्या है, इनके बारे में, ये स्वर्ण रजत और ताम्र के मुद्राएं चलाए, मतलब सिक्के चलाए, पैसे चलाए, जो मोदी जी चलाते हैं वही ये भी चलाए। ठीक है, तो इसने स्वर्ण रजत ताम्र के मुद्राएं चलाए। अत्यंत महत्वपूर्ण नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कुमार गुप्त ने किया। देखिए इनके बारे में कितना अच्छा फैक्ट है। इसके बाद मदसौर अभिलेख वात्स भट्टी में कि इसके सुव्यवस्थित शासक का वर्णन है। तो मतलब किस अभिलेख में, मदसौर अभिलेख में कुमारगुप्त के मतलब सुव्यवस्थित शासक का वर्णन, मतलब इसका पूरा दिखाया गया है किसमें है। और इसके कार्यक्रम धनदय दामोदरपुर तथा बैग्राम ताम्र प्राप्त है। ठीक है, तो ये किससे संबंधित है, कुमारगुप्त से। बिलसठ अफलेख, बिलसठ अफलेख में गुप्त वंशावली कुमार गुप्त फर्स्ट तक है। ठीक है, जो बिलसठ, तो ये भी पूछ सकता है मदसौर किस अभिलेख किससे, यही पूछेगा, ज़्यादा मत याद करिए, पूछेगा मदसौर अभिलेख किससे संबंधित है, कुमार गुप्त से। पूछेगा बिलसठ अभिलेख किससे संबंधित है, कुमार गुप्त से। अब देखिए, सर्वाधिक गुप्त कालीन सिक्के इसी ने जारी किया, मतलब सबसे ज़्यादा सिक्के किसने जारी किया, कुमार गुप्त ने ही। उपाधि क्या धारण किया था इन्होंने, महेंद्रदित्य, और चंद्रगुप्त फर्स्ट ने क्या, महाधीराज की उपाधि धारण किया था। ठीक है, किसने, चंद्रगुप्त फर्स्ट ने महाधीराज, और चंद्रगुप्त द्वितीय ने क्या धारण किया था, सकारी की, सकारी। ठीक है, ये देखिए सकारी और विक्रमादित्य, तो चंद्रगुप्त द्वितीय, विक्रमादित्य और सकार की उपाधि, सबकी उपाधियाँ याद रखिएगा, नहीं तो कंफ्यूज हो जाएंगे सब में कौन कौन किस में था। अब देखिए स्कंदगुप्त, सिक्कों पर गरुड़ ध्वज अंकित है। स्कंदगुप्त ने जो सिक्के चलाए उस पर गरुड़ ध्वज अंकित है। सिक्कों पर पद्मासन में विराजमान लक्ष्मी धनुष बाण के लिए राजा की आवृत्ति को दर्शाया गया है। ठीक है, तो मतलब इनके सिक्कों में लक्ष्मी, तो ये भी पूछ सकता है किनके किस गुप्त शासक के सिक्कों में, किसमें इसका सिक्कों पर लक्ष्मी विराजमान है, तो ये स्कंदगुप्त के। अब देखिए इसके इनके बारे में, स्कंदगुप्त ने पुष्यमित्र नामक जातियों को हराया। ठीक है, किस जातियों को, पुष्यमित्र नामक जातियों को हराया। देखिए कितना अच्छा अच्छा फैक्ट है, अब कहीं से क्वेश्चन पूछेगा तो आप बताएंगे। अब देखिए भीतरी अभिलेख से ज्ञात होता है इसके समय हूणों में आक्रमण किया। तो भीतरी अभिलेख से ज्ञात होता है कि हूणों ने इसके समय में आक्रमण किया। तो ये भी कई बार पूछा कि किस अभिलेख से ज्ञात होता है, तो भीतरी अभिलेख से ज्ञात होता है कि हूणों ने आक्रमण किया। उपाधि क्या धारण किया था, विक्रमादित्य की, तो स्कंदगुप्त ने विक्रमादित्य, तो ये भी विक्रमादित्य की उपाधि धारण किया था, ये भी विक्रमादित्य की उपाधि, लेकिन ये सकार की भी उपाधि धारण किए थे। तो याद रखिएगा इसमें। सुदर्शन झील का पुनरुद्धार किसने किया, स्कंदगुप्त ने किया। इसने चीन सांग सम्राट के दरबार में राजदूत भेजे। तो ये क्वेश्चन आया हुआ है, किस गुप्त शासक ने चीन के सम्राट के दरबार में अपना राजदूत भेजा, तो किसने भेजा, स्कंदगुप्त ने भेजा। ठीक है, ये देखिए, देखिए आपको पसंद आ रहा होगा तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, सब्सक्राइब कर लेंगे तो आपको जब
तक आप सब्सक्राइब बेल आइकन दबाए रहेंगे, मतलब जब सब्सक्राइब किए रहेंगे, नहीं करेंगे आपके पास वीडियो तो जाएगा ही, लेकिन सब्सक्राइब कर लेंगे तो थोड़ा सा अच्छा लगेगा, हमको अच्छा फील होगा, ठीक है, मोटिवेशन मिलेगा ऐसे, मतलब नए नए वीडियो लाने के लिए आपके लिए, ठीक है। मीथेन के स्रोत कौन है? आप देखिए आपका आ गया ये इन्वायरमेंट। धान के खेत से भी मीथेन निकलता है, कोयले के खनन से भी मीथेन निकलता है, पालतू पशुओं से भी, जैसे आप विदेशों में देखे होंगे ना, वहाँ पर पालतू पशुओं के बाड़े में बहुत आग लगती है, ये घटना बहुत ज़्यादा होती है विदेशों में। क्यों? क्योंकि वहाँ पर मीथेन गैस निकलती रहती है, और थोड़ी सी मतलब कहीं पे ये आग वाग पकड़ लिया तो वो लग जाती है, उसमें बहुत से जानवर मारे जाते हैं, ठीक है। तो ये अवाद्र भूमियों से भी मीथेन निकलता है। 1992 में प्रथम पृथ्वी सम्मेलन कब आयोजित किया गया? 1992 में। इसमें एजेंडा 21 को स्वीकृत किया गया। अब एजेंडा 21 में था क्या? ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में कमी लाना एजेंडा 21 का पहला काम था, और ग्लोबल वार्मिंग को रोकना, तो ग्लोबल वार्मिंग को रोकना एजेंडा 2 का दूसरा काम था। सॉरी, जैव विविधता पर नियंत्रण रखना, ये भी आपका एजेंडा 21 का काम था, ठीक है। तो ये तीनों याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है कि एजेंडा 21 में क्या क्या आता है। ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में कमी, और ग्लोबल वार्मिंग को रोकना, जैव विविधता पर नियंत्रण। एजेंडा 21 कब आया? 1992 में। अब देखिए, बहुत बार पूछा जाता है कि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का मतलब ये कब आया, तो 1987 में। पेरिस एग्रीमेंट 2005 में। रियो समिट 1992 में, यही रियो समिट थी कि प्रथम पृथ्वी सम्मेलन यही था। फर्स्ट UNIPC CC, तो ये 1995 कॉन्फ्रेंस, तो फर्स्ट UNIPCC कॉन्फ्रेंस कब हुआ? 1995 में। क्वेश्चन ऐसे ही आया था HPPCS में। अब यहाँ पर देखते हैं मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, तो ये मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किससे संबंधित है? टोटल एलिमिनेशन ऑफ ओजोन डिप्लेटिंग सब्सटेंस, ठीक है। और वियना सम्मेलन 1985 में ओजोन परत की सुरक्षा से संबंधित था, ठीक है। तो ये दोनों में कन्फ्यूजन में, अगर दोनों आ जाए कि कौन कौन से आपके ओजोन परत से संबंधित है, तो ये देखिए सभी आपका, ये वियना भी ओजोन से संबंधित है और मॉन्ट्रियल भी, लेकिन दोनों में अलग अलग है। ओजोन अवमूल्यन पदार्थों का कुल उन्मूलन, और ये वियना किस लिए था? ओजोन परत की सुरक्षा से था। तो ठीक है, तो वियना मॉन्ट्रियल ओजोन से थोड़े थे, ठीक है, ये दोनों याद रखिएगा। क्योटो सम्मेलन 1997, हरित गैसों का स्थिरीकरण, मतलब ग्लोबल वार्मिंग जो होता था उसके उसको कम करना, ठीक है। तो ये मतलब हरित गैसों का स्थिरीकरण जलवायु परिवर्तन से संबंधित था। पृथ्वी सम्मेलन 1992 में, पर्यावरण और सतत विकास, इन्वायरमेंट एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट से। अब देखिए कार्टेजेना प्रोटोकॉल, ठीक है, कार्टेजेना क्योटो प्रोटोकॉल में अंतर समझिएगा, नहीं तो दोनों एक ही लगा दीजिएगा। कार्टेजेना प्रोटोकॉल क्या था? बायो सेफ्टी से रिलेटेड था। स्टॉकहोम सम्मेलन किससे था? अनवरत जैविक प्रदूषण, परसिस्टेंस ऑर्गेनिक ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट, मतलब जो जैसे लोग खेतों में ये सब नहीं केमिकल डालते थे, तो उसी से था, ठीक है, जैविक प्रदूषण। स्टॉकहोम। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किससे था? तो ओजोन परत से संबंधित है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। क्योटो प्रोटोकॉल हरित गैसों के स्थिरीकरण से संबंधित है। तो क्योटो प्रोटोकॉल किससे संबंधित है? हरित गैसों के स्थिरीकरण से। हरित गैस मतलब ग्रीन हाउस गैसें को कम करने से, ठीक है। ये ग्रीन हाउस नहीं तो हरित गैस, आप समझे नहीं पा रहे होंगे, ग्रीन हाउस गैस को। किसमें जलवायु परिवर्तन का क्रायोजेनिक संकेतक प्राप्त किया जाता है? तो आइस कोर में, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, तो जो आपका आइस होता है नीचे देखा जाता है, तो वो एक, जैसे मान लीजिए आइस है तो वो कोर का शेप धारण कर लेता है। मान लीजिए कोई आइस ले लीजिए, अब आइस अगर ऐसे रख दीजिए, जब वो पिघलने लगता है तो वो थोड़ा सा नुकीला हो जाता है, ठीक है। तो वही देखा जाता है उसी से कि आपका जलवायु परिवर्तन होता है। तो ये क्वेश्चन आया था आपका PCS में, ये 16 में आया था कि किसमें जलवायु परिवर्तन का क्रायोजेनिक संकेत मिलता प्राप्त किया जाता है? तो आइस कोर में प्राप्त किया जाता है। जलवायु परिवर्तन पर भारत की पहली राष्ट्रीय कार्य योजना 30 जून 2008 को लोकार्पित की गई थी, ठीक है। तो ये याद रखिएगा।
भारत में पहली बार, ठीक है, मतलब हर जगह तो लागू कर, भारत पे भी दबाव आया कि आप भी कुछ जलवायु परिवर्तन पर कुछ मीटिंग वूटिंग बैठाइए, तो भारत भी सोचा चलते हैं बैठा देते हैं एक मीटिंग। तो कहते हैं 30 जून 2008 को एक राष्ट्रीय कार्य योजना जलवायु परिवर्तन पर पहली बार आया 2008 में। ये क्वेश्चन 2016 में पूछा गया था, 8 साल बाद क्वेश्चन पूछा गया था कि जलवायु परिवर्तन पर भारत की पहली राष्ट्रीय कार्य योजना कब आई। ठीक है, तो 2008 में आई। ठीक है, ये इम्पोर्टेंट है आपका। अब देखिए, ओजोन परत संरक्षण रोकने के हेतु प्रयास क्या क्या किया गया था, तो 3 गया। तो वियना भी आपका ओजोन परत रोकने परत संरक्षण रोकने हेतु प्रयास था। ये 22 मार्च 1985। तो वियना 3 ये याद। और किगाली समझौता 2016 में किगाली रवांडा। किगाली कहाँ है? रवांडा में। विश्व के लगभग 197 देशों द्वारा वर्ष 2045 तक एचएफसी गैस के उत्सर्जन को समाप्त करना। तो किगाली समझौता याद करिएगा, 2016 में आया। विश्व के 197 देशों ने भाग लिया और कहा, सब कहें कि हम 2045 तक एचएफसी जो गैस होता है इसके उत्सर्जन को कम कर देंगे, मतलब समाप्ति कर देंगे। अब देखिए, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल तो सभी जानते हैं, 16 सितंबर। पीसीएस का फेवरेट क्वेश्चन यही है कि 16 सितंबर को कौन सा देश डे मनाया जाता है। ठीक है, तो ओजोन परत संरक्षण डे, तो यही आपको 16 सितंबर को मनाया जाता है। प्रभावी कब हुआ? 1989 में। तो दोनों में कंफ्यूज मत होइएगा। ये प्रभावी अगर पूछे तो 2 साल बाद हुआ था। तो ठीक है, सबको लगा कि 2 साल थोड़ा बैठ जाते हैं, लाएंगे, क्योंकि ये सब इसमें ज़्यादा लोग ध्यान ही नहीं दे रहे थे। ठीक है, एक रिपोर्ट आई तब पता चला, अच्छा ये तो बहुत सिचुएशन गड़बड़ हो जाएगी। ठीक है, सब ओजोन लेयर जब फट रही है तो पराबैंगनी किरणें ज़मीन पे आ जाएंगे और सबको बीमारियां काफ़ी लग जाएंगी। तो तब लोगों के ध्यान आया, चेक कर लिया जाता है। तब 16 सितंबर 1987 को मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हुआ, लेकिन प्रभावी 89 में हुआ। ठीक है, ये हुआ आपका। अब देखिए, ब्राह्मी लिपि के बारे में थोड़ा सा देख। तो ब्राह्मी लिपि का अध्ययन देखिए थोड़ा सा। ब्राह्मी लिपि आधुनिक भारतीय भाषाओं का प्रयुक्त लगभग सभी लिपियों का मूल ब्राह्मी लिपि है। तो मतलब जो अभी प्रेजेंट टाइम में सभी भाषाएं हैं उनका मूल क्या लिपि क्या है, तो ये सभी लिपियों का मूल क्या है? ब्राह्मी लिपि है। ब्राह्मी लिपि का प्रयोग अशोक के अभिलेखों में किया गया है। तो ऐसा पूछा जा सकता है कि अशोक के अभिलेखों में कौन सा लिपि का प्रयोग किया है, तो ब्राह्मी लिपि का। 18वीं सदी के यूरोपीय विद्वान ने भारतीय पंडितों की सहायता से आधुनिक बंगाली और देवनागरी लिपि में कई पांडुलिपियों में अध्ययन शुरू किया और उनके अक्षरों की प्राचीन अक्षरों के नमूने से तुलना की। आरंभिक अभिलेख का अध्ययन करने वाले विद्वानों ने कई बार यह अनुमान लगाया कि ये संस्कृत में लिखे हैं, जबकि प्राचीनतम अभिलेख वस्तुतः प्राकृत में थे। ठीक है, किस में थे? प्राकृत में थे। फिर कई दशकों बाद अभिलेख वैज्ञानिकों के अथक परिश्रम के बाद जेम्स प्रिंसम, ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है कि जेम्स प्रिंसम ने अशोक कालीन ब्राह्मी लिपि का 1838 ईस्वी में अर्थ निकाला। ठीक है, कब निकाला? 1838 ईस्वी में अर्थ निकाला। तो लगभग ये अंग्रेजों आंग्ल और अफगान युद्ध इसी समय शायद हुआ था। ठीक है, देख लीजिए, हाँ इसी समय हुआ था 1838 में ही। ठीक है, आंग्ल अफगान युद्ध प्रथम शायद। ठीक है, तो इस समय आपका ये जेम्स प्रिंसम ने निकाला अर्थ। ठीक है, तो अब ब्राह्मी लिपि को किसने, अशोक के अभिलेख को किसने? जेम्स प्रिंसम ने पढ़ा। इतना याद रखिएगा, मतलब इतना ही क्वेश्चन आता है, पूरा डिटेल में लिखा गया है क्या क्या है। अशोक की लिपि में कौन सा, मतलब अशोक के अभिलेखों में कौन सी लिपि, ब्राह्मी लिपि का प्रयोग किया गया है। ऐसे भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? अब देखिए क्वेश्चन आ गया, करिए सब क्वेश्चन आप। तो भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहा जाता है। ठीक है, अब ये वाला क्वेश्चन बताइए। सब क्वेश्चन आप ही को बताना है, हम नहीं बताएंगे, हम तो बताएंगे ही, लेकिन आपको किस गुप्त राजा का एक अन्य नाम देवगुप्त था? ठीक, अभी हम बताए हैं देवगुप्त किस एक राजा का नाम था, तो किस राजा का नाम था बताइए। तो ये किसका? चंद्रगुप्त द्वितीय का। हम बताए नहीं, चंद्रगुप्त द्वितीय का। जो लोग ध्यान से पढ़े होंगे उनको सब कुछ हुआ।
परम भागवत की उपाधि किसने धारण की? एक प्रक्रांत था शायद, और एक परम भागवत भी था, उसी में बगल में स्लैश कर से लिखा था मैं। तो वो कौन था? समुद्रगुप्त। ठीक, इसने परम भागवत की उपाधि धारण की। इलाहाबाद स्तंभ अभिलेख निम्नलिखित में से किस एक से संबंधित है? ठीक है, तो बताइए इलाहाबाद जो स्तंभ लेख है किससे संबंधित है? अब देखिए यहाँ पर ये आईएएस में क्वेश्चन आया था, ठीक है, आईएएस में, लेकिन यहाँ भी दो आंसर होगा, क्योंकि वो समुद्रगुप्त से भी रिलेटेड है, संबंधित का संबंध कर रहा है, ये नहीं पूछा है कि क्या क्या किए। तो और ये अशोक से भी संबंधित है, तो यहाँ पर क्या हो सकता है? सी हो सकता है एंड डी हो सकता है। ठीक है, दोनों हो सकता है, क्योंकि ये अशोक से भी संबंधित है और समुद्रगुप्त से भी संबंधित है। और अगर मुगल में देखा तो जहांगीर से भी संबंधित है, अकबर से भी ये संबंधित है। इलाहाबाद का अशोक स्तंभ, देखिए लिखा गया है इलाहाबाद का अशोक स्तंभ, जो यहाँ पर आपका जो पीसीएस में, ये यहाँ पर यूपी पीसीएस 2004 में क्वेश्चन आया था, वही आईएएस 2006 में आया है कि इलाहाबाद का स्तंभ, वही क्वेश्चन वाला पूछ लिया है। तो देखिए अशोक है यहाँ पर, और यहाँ वही कह रहा है कि अशोक स्तंभ किसके शासनकाल से संबंधित है? तो इलाहाबाद का अशोक स्तंभ किसके उस है? तो ये समुद्रगुप्त के शासनकाल में। ठीक है, समुद्रगुप्त के। प्रयाग प्रशस्ति किसके सैन्य अभियान के बारे में जानकारी देता है? तो ये समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त ने प्रयाग पसंद वाले स्तंभ में निम्नलिखित में से किसका लेख मिलता है? तो हम बताए थे कौन सा लेख लिखवाया था, कौन सा राजा? तो ये मुगल जहांगीर। ठीक है, जहांगीर। देखिए यहाँ जहांगीर, समुद्रगुप्त, अशोक, ये सब नाम इसमें, अकबर। पृथ्व्या प्रथम वीर उपाधि थी, तो पृथ्व्या प्रथम वीर उपाधि थी समुद्रगुप्त, मतलब पृथ्वी पर विजय। पूरी पृथ्वी पर थोड़ी कोई करता है, लेकिन माना जाता है पृथ्वी पर विजय कर लिए। ठीक है, कोई राजा नहीं बचा है जो इनको हरा सके। समुद्रगुप्त। किस गुप्त शासक ने अपने बड़े भाई की हत्या करके सत्ता प्राप्त की? तो चंद्रगुप्त द्वितीय ने हत्या करके सत्ता प्राप्त की। निम्नलिखित में से किस गुप्त शासक ने हूणों पर विजय प्राप्त की? ठीक है, तो बताइए। देखिए यहाँ पर दो कन्फ्यूजन होता है, कभी कभी आप हूण और शक दोनों आप कंफ्यूज हो जाते हैं, लेकिन जब आपका शक आए, ठीक है, तो अगर शक आए तो कौन आप आएगा? स्कंदगुप्त। ठीक है, वो सॉरी, ये आए वो कुमार, ये क्या कहते हैं आपका, ये स्कंदगुप्त। ठीक है, तो सही कह रही थे। तो अगर हूड़ आए तो स्कंदगुप्त आएगा। ठीक है, अगर शक आए तो चंद्रगुप्त द्वितीय आएगा। ठीक है, तो इन्हीं को सकारी कहा गया था। क्या कहा गया था? सकारी। तो अगर शकों पर विजय की बात आएगा तो चंद्रगुप्त द्वितीय आएगा। ठीक है, अगर हूणों पर विजय की बात आएगा तो स्कंदगुप्त आएगा। स्कंदगुप्त में क्या आएगा? हूणों पर आएगा। ठीक है, हूणों पे यहाँ लिखा गया है। नहीं तो दोनों में आप कंफ्यूज मत होया करिए, नहीं तो कंफ्यूज हो जाएंगे कि चंद्रगुप्त द्वितीय का हूण हो जाएगा, चंद्रगुप्त द्वितीय का आपका शक हो जाएगा। शकों पर विजय चंद्रगुप्त द्वितीय ने की थी, स्कंदगुप्त पर हूणों ने की थी। मतलब हूणों को स्कंदगुप्त ने हराया था और शकों को चंद्रगुप्त द्वितीय ने। गुप्त सम्राट जिसने हूणों को पराजित किया, तो हूणों को किसने? स्कंदगुप्त ने। ये कितनी बार ये क्वेश्चन आया है, हूणों को पराजित किया स्कंदगुप्त ने। किस अभिलेख से ज्ञात होता है स्कंदगुप्त ने हूणों को पराजित किया? तो कौन से अभिलेख से? भीतरी स्तंभ लेख अभिलेख से प्राप्त होता है कि स्कंदगुप्त ने हूणों को पराजित किया। रजत सिक्के जारी करने वाला प्रथम गुप्त शासक कौन था? ये बताइए। अभी हम आपको बताए थे कि रजत सिक्के जो आपका जारी करने वाला था वो कौन सा एक गुप्त शासक था? तो कौन था बताइए। तो ये कौन था? चंद्रगुप्त द्वितीय था। कालिदास किसके शासनकाल में थे? तो किसके शासनकाल में? चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में कालिदास थे। कालिदास, धन्वंतरी, क्षणपड़क, अमर सिंह, आपका इसके बाद आप शंकु होंगे, बेताल भट्ट हो गए थे, और करपड़ हो गए थे, बारह मिहिर, बररूच होते थे, ये सब थे। गुप्त स्वर्ण मुद्रा को कहा जाता था, तो गुप्त स्वर्ण मुद्रा को दिनार कहा जाता था। ठीक है, तो जो गुप्त स्वर्ण मुद्रा था उसको दिनार कहा जाता था, याद रखिए। RO यार 2017 में क्वेश्चन आया है। अब देखिए निम्नलिखित पर विचार कीजिए।
कहाँ से आपका मीथेन गैस का उत्सर्जन होता है ये पूछ रहा है यहाँ पर, कि धान के खेत से होता है, कि कोयले के खान से होता है, कि पालतू पशु या आर्द्र भूमि, तो कहाँ से होता है? तो आपका ये सब में होता है, धान के खेत से भी, कोयले जहाँ खनन होता है वहाँ से भी मीथेन का, पालतू पशु भी, आर्द्र भूमि को, तो ये आपका सब सही हो जाएगा। ठीक है, कितना सिंपल क्वेश्चन था। आप कहेंगे सर आईएएस का क्वेश्चन इतना सिंपल कैसे आ गया? कौन सा वैश्विक सम्मेलन ग्रीन हाउस गैस के उत्सर्जन में कमी और वैश्विक समझौते की दिशा में पहला कदम था? तो देखिए, ग्रीन हाउस गैस के उत्सर्जन में कमी के लिए मतलब पहला कदम ये पूछ रहे हैं कौन सा था, तो वो कौन सा था? रियो 1922 था, जिसमें एजेंडा 21 को स्वीकार है, जिसमें ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में कमी लाना, ग्लोबल वार्मिंग क्या था, ठीक है, और क्या था, जैव विविधता भी था। इसी में जैव विविधता पूछे किस में था? इसी में, रियो 1922। अब देखिए इसमें था मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किससे संबंधित है? तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 1987 से संबंधित है ना, ये 89 या 87 कुछ भी होता था, यहाँ आप लिख देते। ये मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 1987 से। तो पी का किस किस पे जाएगा? तीसरा। पी का तीसरा कहीं है? तो ये देखिए एक ही जगह है, पेरिस एग्रीमेंट 2015 में जाएगा। ठीक है, रियो समिट किसने में जाएगा? 1992 में जाएगा। फर्स्ट UNIPCC कॉन्फ्रेंस किस में जाएगा? 1995 में जाएगा। अब ये देखिए, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल वियना, क्योटो प्रोटोकॉल पृथ्वी। अब देखिए मॉन्ट्रियल किससे संबंधित है? तो मॉन्ट्रियल आपका संबंधित है यहाँ पर हरित, ये ओजोन कहाँ गया है? हाँ देखिए, ओजोन परत की सुरक्षा और ओजोन अवमूलन परतों पदार्थों का उन्मूलन, तो यही है। जैसे CFC HFC ये गैस है ना, तो ओजोन अवमूलन जो पदार्थ है इन्हीं पर वो मतलब बैन लगाने के लिए ये मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल आया था। तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किस में आ जाएगा? ये इसमें आ जाएगा। ठीक है, तो पी का आपका चौथा हो जाएगा, पी का चौथा, यहाँ भी है, यहाँ भी है। इसके बाद क्योटो प्रोटो ये वियना कहाँ आ जाएगा? वियना भी इसी से संबंधित है, तो ओजोन परत की सुरक्षा से संबंधित है। तो क्यू का पहला, ये क्यू का पहला, हाँ, तो क्यू का पहला हो जाएगा, क्यू का पहला यही है। इसके बाद क्योटो प्रोटोकॉल किससे संबंधित है? तो क्योटो प्रोटोकॉल आपका हरित गृह गैसों का स्थिरीकरण, स्टेबलाइजेशन ऑफ ग्रीन हाउस गैसें, अभी ऊपर पढ़ ही रहे हैं। ठीक है, ये इधर सब कहाँ गया? ये देखिए इसी में ग्रीन हाउस गैसों में, ये शायद यहाँ नहीं है, ऊपर ही था, ग्रीन हाउस गैसों में कमी लाने के लिए। ठीक है, तो आपका ये कहाँ गया? ये क्योटो प्रोटोकॉल कहाँ से आपका संबंधित है? हरित गृह गैसों के स्थिरीकरण, इन्वायरमेंट एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट किससे संबंधित है? तो ये आपका किससे संबंधित है? तो इन्वायरमेंट एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट से संबंधित है, तो ये तीसरा यहाँ से संबंधित है। ठीक है, तो ये आपका चौथा वाला एस का तीसरा हो जाएगा, तो यही आपका दो वाला सही हो जाएगा। ठीक है, देख लीजिएगा ये सब। ठीक है, और है क्या? हाँ हाँ, देखिए यहाँ पर है कार्टेजेना किससे है? बायो सेफ्टी से, एकदम सही है। स्टॉक होम किससे है? परसिस्टेंट ऑर्गेनिक, ये भी सही है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किससे संबंधित है? ओजोन पर। अब देखिए क्योटो प्रोटोकॉल, अभी हम क्योटो प्रोटोकॉल कहाँ यहाँ पढ़ के आ रहे हैं कि क्योटो प्रोटोकॉल आर का कहाँ गया था? दूसरा था हरित गृह, स्टेबलाइजेशन ऑफ ग्रीन हाउस गैसेज, जो ग्रीन हाउस गैसेज आ रही हो रही हैं ज़्यादा, उससे संबंधित है। क्योटो ग्रीन हाउस गैस से। तो यहाँ पर क्या दिया है? जल संरक्षण से। तो सिंपल ही देखिए 19 में आया UPPCS, सिंपल ही है। ठीक है, जल संरक्षण क्योटो कहाँ कभी सुने हैं? नहीं सुने, एकदम मतलब सिंपल वाला दे दिया था क्वेश्चन। बस आपका इतना ही। अगर आपको पसंद आएगा तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।